नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे हर वीडियो पे कि सर क्लास कब शुरू करोगे। कुछ तकलीफ़ें थी साथियों, और मैं थोड़ा सा जो है बिजी भी बहुत था। मतलब इतना बिजी था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जैसे तैसे एक छोटा सा वीडियो ज़रूर डाल देता था बने रहने के लिए। लेकिन साथियों अब कंटिन्यू जो है आप लोगों के पास जो है वीडियो आते रहेंगे। और आज मैंने जो है पहला प्रश्न पत्र जो है उसके भी मैंने वीडियो बनाना शुरू किए हैं। एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोगों को उसके वीडियो भी मिलेंगे। और अब हम लोग जो है हिंदी के भी वीडियो हम लोग कंप्लीट तैयार करेंगे। तो रोज़ अब एक वीडियो रोज़ आपके पास पहले पेपर का भी आएगा और सेकंड पेपर का भी आएगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के वीडियो आपको साथ में मिलते रहेंगे। तो मित्रों, विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैंने आपसे बोला था कि आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन करी है। मुझे आशा है कि पहले प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करोगे। उसमें भी मैंने बहुत मेहनत करी है। तो आज या कल में वो लॉन्च हो जाएगी पहले प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज। उसमें फुल टेस्ट रहेंगे, कंप्लीट फुल टेस्ट रहेंगे और ₹1 में एक टेस्ट आप लोगों को उसमें मिलने वाला है। ऐसा प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो पहला प्रश्न पत्र है, फर्स्ट ग्रेड का पहला प्रश्न पत्र है, उसमें राजनीति को शुरू किया है। साथियों देखिए, मैं इंग्लिश और जो है साइंस को भी मैं यहाँ पर कर दूंगा, लेकिन इंग्लिश और मैथ मुझे इतनी नहीं आती है तो मैं वो नहीं करा पाऊँगा। लेकिन बाकी के सब्जेक्ट आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स के रूप में बहुत बढ़िया वाले आपको मैं तैयार करवाऊँगा। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा और हो सके तो अच्छे से लिखिएगा। इनके साथ साथ हम लोग इसके क्वेश्चन भी साथ में करेंगे तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं साथियों, यहाँ पर है भारतीय संविधान की विशेषताएं। राजनीति वाला जो पोर्शन है उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो बहुत बढ़िया है साथियों, आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही मज़ा आप लोगों को इसमें आने वाला है। देखो भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो उनमें सबसे पहले बात आती है यहाँ पर। सबसे पहले जो बात है वो देखो, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। अब साथियों भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत से एक प्रश्न आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है, एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, ठीक है, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां जो ली गई है। 3 सूचियां आप सबको पता है, तो तीनों सूचियां यहां से ली गई है। तो साथियों याद कर लेना इस चीज को कि भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां यहां से ली गई है। तो यह आप कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहां से 100% बनेंगे। साथियों आप इन नोट्स को, बहुत शॉर्ट में नोट्स हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, विधायी प्रक्रिया, परमाधिकार सीटें, द्विसदनवाद और एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार हमने यहाँ से लिए हैं। तो मित्रों ये चीज आप लोग यहाँ से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। फिर है यहाँ पर द्विसदनवाद भी यहाँ से लिया हमने ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने जो लिया है संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, परम अधिकार रिटे, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनवाद हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यह आपको पता
होना चाहिए। अब है अमेरिका के संविधान से, तो हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? मूल अधिकार, ये RS प्री 2015 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो अमेरिका के संविधान से हमने लिया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया है हमने। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। इसके बाद में न्यायिक पुनरीक्षण या जिसे हम पुनर्विलोकन भी कहते हैं, ये RPSC SI 2021 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो हम लोग जो है ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देंगे, याद करेंगे तो हो जाएगा। साथियों, अगर आपको लगता है थोड़ा सा दिखने में परेशानी आ रही है तो 360 पर आप वीडियो क्वालिटी करके आराम से इसको देखिएगा, सब कुछ अच्छे से नज़र आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको शॉर्ट नोट्स में ही लिखेगा क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स ही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? ये वाला क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं भैया। पुनर्विलोकन का सिद्धांत, पुनर्विलोकन का सिद्धांत यानी कि ये होता है कि क्या होता है, न्यायपालिका में जैसे आपने भेजा या राष्ट्रपति के पास आपने भेजा तो वहां से वापस आपको उस विधेयक पर या उस कानून पर वापस अवलोकन करने के लिए वो वापस दोबारा भेज सकता है, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो लिया है हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शिक न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी हमने लिया है कनाडा के संविधान से। तो साथियों, अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा, इन संविधान से जो भी लिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसे आप याद कर लेना। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिए? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे है अब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सबको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से लिए। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आप इन्हें जरूर लिखिएगा, पढ़िएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं और जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये कहां से लिया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। इसके बाद में सोवियत संघ का जो संविधान है वहां से हमने लिया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये हमने लिया है सोवियत संघ के संविधान से। इसके बाद में फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? गणतंत्रात्मक ढांचा, जो हमारा गणतंत्रात्मक ढांचा है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है मित्रों, ठीक है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श हमने कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का न्याय का आदर्श सोवियत संघ से लिया है। तो फ्रांस का संविधान से हमने गणतंत्र का ढांचा लिया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। थोड़ा सा ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है भैया, याद रखना। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसके बाद में जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह भी हमने कहां
से लिया है? जापान के संविधान से। तो थोड़ा सा इसे आप देखिएगा। अब प्रस्तावना आती है, उद्देशिका जिसे हम कहते हैं। तो प्रस्तावना के लिए जो मुख्य बिंदु है जो हमें याद रखने ही हैं वो क्या क्या है, उन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहा जाता है। पूरे संविधान का परिचय या भूमिका जो होती है वो प्रस्तावना कहा जाता है। इसमें संविधान का सार होता है। इसे संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। तो संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। देख लीजिएगा। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा? N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो आपको पता होनी ही चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम इसी क्रम में। अब है प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व है साथियों, संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और अंगीकृत करने की तिथि। ये प्रस्तावना के बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य बातें हैं जो आप लोग थोड़ा सा इनमें ध्यान देंगे। थोड़ा दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो प्रस्तावना के मुख्य तत्व, संविधान का स्रोत। अब संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग अर्थात जनता, ये संविधान का स्रोत है। संविधान को एक तरह से यहां से बल मिलता है। तो हम भारत के लोग अर्थात जिसे हम कहते हैं जनता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम भारत के लोग किसके लिए आए? जनता के लिए कहा गया है। इसके बाद में संविधान का स्वरूप क्या है? संविधान का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये संविधान का एक स्वरूप है। तो याद करना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भैया ऐसा का ऐसा याद करना है आप लोगों को। इसके बाद में संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार के? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये याद करनी है आप लोगों को। न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार के? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है। व्यक्ति की गरिमा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता है और बंधुता है। ये संविधान का उद्देश्य है हमारे संविधान का। ये हमें मिलता है यहां से। इसके बाद में अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था। तो ये आपको यहां से याद होना चाहिए। अब मित्रों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपको एक एक प्रश्न के बारे में पता लग जाएगा। देखो, पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने, ठीक नहीं, B.N. राव ने भारत के अलावा किस देश के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो साथियों, ऐसा संविधान था जो भारत के साथ साथ इन्होंने ब्रह्मा के संविधान को भी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था साथियों, 2024 में आया हुआ प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखना। भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार, पहली बार तो यह कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। तो भारत के अलावा किस देश के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो है ब्रह्मा का संविधान। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अनुत्तरित प्रश्न भी दिया हुआ है, आजकल ऐसा आने लग गया है अब। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, केशवानंद भारती मामले 1973 में शामिल मुख्य कानूनी मुद्दे। यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य कानूनी मुद्दे थे। अब क्या क्या मुख्य कानूनी मुद्दे थे साथियों? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो, केशवानंद भारती मामला, ये सबको पता है। 1973 में शामिल मुख्य कानूनी मुद्दे कौन कौन से थे? केरल भूमि सुधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता, इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में केरल भूमि सुधार अधिनियम की वैधता, ये बिल्कुल राइट है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमा, ये भी बिल्कुल राइट है। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की स्थापना, ये भी बिल्कुल राइट है। तो साथियों, ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। किसके अनुसार देखा जाए तो
केशवानंद भारती मामले 1973 में शामिल मुख्य कानूनी मुद्दे कौन कौन से थे। क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं, इन्हें याद रखना ही है चाहे कुछ भी हो जाए मित्रों, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। तो केरल भूमि सुधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमा, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की स्थापना। 4th नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा की निम्नलिखित में से किन समितियों के सदस्य थे। कौन सी समितियां थी जिसमें वल्लभ भाई पटेल जो है समितियों के सदस्य थे। तो इसमें भी आंसर जो है साथियों आप सबको पता है कौन सा किस किस के वो समिति के सदस्य थे। तो वल्लभ भाई पटेल एक तो जो थे संचालन समिति के थे और एक राज्य समिति के क्या थे, वो सदस्य थे। तो याद कर लेना, वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा की निम्नलिखित में से किन समितियों के सदस्य थे, संचालन समिति के और राज्य समिति के, दोनों के ही वो क्या थे, सदस्य रहे हैं साथियों। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को याद करना ही होगा। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न आने लगे अब आजकल वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं है। अब तुम सोचो ना सीधे सीधे प्रश्न आने लग जाएंगे तो नहीं आएंगे अब ऐसे प्रश्न। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं साथियों बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है। तो साथियों ये कथन एकदम से यहाँ पर क्या है, हम लोग नकारते हैं, ये सही नहीं है, पर विचार करना है हमें। और ये यूं कह रहे हैं सही उत्तर बताओ, तो सही उत्तर बताना है तो पहला तो हमें सही बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बेरुबाड़ी यूनियन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वचन में सहायता करती है। तो ये दूसरा आंसर इसका राइट है साथियों। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण क्या कहा जाता है। ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था 27 तारीख को जो हुई थी सितंबर के महीने में। बहुत जबरदस्त प्रश्न था यार ये। 14 या 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण क्या कहा जाता है। ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन कहा जाता है क्या। फिर इन्होंने कहा, फिर आगे क्या कहा जाता है, यही तो बात इसमें चल रही है। देखो और भी इसके बाद में इन्होंने कहा है ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है क्या, ट्राइड विद डेस्टिनी कहा जाता है क्या, ट्रस्ट विद ऑनेस्टी कहा जाता है क्या। तो साथियों क्या कहा जाता है, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन ये कहा जाता है। बिल्कुल 100% ये राइट है, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन कहा जाता है। आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए ये प्रश्न अब आता है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन 1992। पहला तो यही ध्यान रखो कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ये सबको पता है कि संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखना साथियों, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। सीईटी में आया हुआ प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है।
कि राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? इसमें किया गया किसी विशिष्ट राज्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में नहीं, जन भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में नहीं, यहां पर किया गया सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। तो साथियों याद रखना, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में इसका उपयोग किया गया है। किसका? राजभाषा शब्द का प्रयोग। ठीक है, याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संताली, नेपाली, सिंधी, अंग्रेजी। ये साथियों बताओ, अंग्रेजी नहीं है, संताली भी, नेपाली भी, सिंधी भी, अंग्रेजी को अभी 8वीं अनुसूची में नहीं लिया गया है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया, संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं? तो अनुच्छेद 351 के लिए प्राप्त होते हैं। आप सबको पता है ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा। देखो 363, 243, 281 कुछ भी नहीं, 351 की बात हम लोग करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं? वो है अनुच्छेद 351। ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? अब इसमें कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है, आप लोग आसानी से इसको बता सकते हो, कोई भी समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। कौन सी विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की? देखो ये विशेषता वाला आपके टॉपिक भी है, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है, इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना 1% भी। कौन सी विशेषता नहीं है? देखो यहाँ पर भारतीय विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान, बिल्कुल 100% ये सही है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ये सबसे लंबा लिखित संविधान। देखो दोहरी नागरिकता थोड़ी, अपने यहाँ तो एकल नागरिकता है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है ना, तो ये एकल नागरिकता है, तो ये सही नहीं है। सबसे लंबा लिखित संविधान भी है, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार भी है, तो इसका मतलब दूसरा आंसर इसका राइट हो जाएगा। कोई भी समस्या इसमें आने वाली नहीं है। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? किसके अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी देश की क्या है? राजभाषा है। अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा शब्द का प्रयोग हमने किया था, वो 351 के तहत किया था। लेकिन हिंदी जो है किस अनुच्छेद के तहत देश की राजभाषा बताई गई? अनुच्छेद 343 के तहत बताई गई है। अगला प्रश्न आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा या संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। कब स्वीकार किया गया था इसमें दिया हुआ है, देखो 26 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947, 29 नवंबर 1949, 9 दिसंबर। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ये सबको पता होगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ये सबको पता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आगे बढ़े इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? यह बहुत तगड़ा प्रश्न है। 8 मौलिक कर्तव्यों को सुझाव देने वाली समिति कौन सी थी, यह आपको पता होना चाहिए। वो है स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी मित्रों? स्वर्ण सिंह समिति थी। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े इसी क्रम में। देखो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? संविधान सभा में भारत के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, यह आपको पता होना चाहिए। कौन थे साथियों? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। तो कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी कि जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट, ठीक है,
किसके द्वारा दी गई थी? तो अंतिम रूपरेखा या ड्राफ्ट सबसे संविधान की अंतिम रूप से अंतिम रूप उसको किसके द्वारा दिया गया था? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? संविधान जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अंतिम रूप किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। याद हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई शक और संशय आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया? ये वही बात है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भारत के संविधान के प्रस्तावना में शब्द यानी कि सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? सबको पता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो कौन सा शब्द है? समाजवादी, और एक कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष। सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दोनों ही शब्द कहां कब जोड़े गए थे? याद होना चाहिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इसका सुलेखन? यह आपको कंफर्म होना चाहिए। वसंत कृष्ण वेद, नंदलाल बोस, एवी ठक्कर और एच.सी. मुखर्जी। साथियों, मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर आपसे लेना चाहता हूं। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? वसंत कृष्ण वेद के द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा, एवी ठक्कर के द्वारा, एच.सी. मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आप कमेंट में इसका आंसर दोगे। जितने भी स्टूडेंट देखे सबका आंसर मेरे पास आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अब। ठीक है, मेरे हिसाब से कर लोगे, कोई भी समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई दोहराई नहीं है। ठीक है भाई, कर लोगे ना ये तो? चलिए आगे बढ़े। देखो, अब अगला प्रश्न आता है यहां पर, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ये देखो, इसमें कुछ और भी प्रश्न है। हाँ, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन है? भारत में संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साहब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, ए.एन. सिन्हा, एच.सी. मुखर्जी। तो ये तो सीधा सीधा आंसर आप सबको पता होगा, एच.सी. मुखर्जी तो जो थे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ये तो आपको याद हो जाएगा। देखो, इसमें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक के अवसर पर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव को चुना गया। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णा आचार्य संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। याद रखना, हरेंद्र कुमार मुखर्जी पूरा नाम है, जिसे हम कहते हैं एच.सी. मुखर्जी, और वी.टी. कृष्ण आचार्य, ये दोनों के दोनों ही जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो कोई शक और संशय इसमें नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से लिया गया था? अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई थी? कनाडा के संविधान से। सबको पता है कहां से लिया गया था? कनाडा के संविधान से लिया गया था। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। देखो, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। दोनों ही उस पे कानून बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें भी। आगे बात करते हैं, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? ये तगड़ा प्रश्न है भाई, बहुत जबरदस्त प्रश्न है यार। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही थी भैया।
बहुत खतरनाक प्रश्न है, आजकल ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं यार, बहुत खतरनाक प्रश्न। संविधान सभा जो है साथियों 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक अस्तित्व में रही। तो इसका मतलब टाइम 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक हम लोगों ने ये देखा है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न आता है, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है। ये किसका विचार था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका विचार था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था। आगे आते हैं हम इसी क्रम में, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आप लोगों को चुनाव करना है। तो देखो ये यहाँ पर आ जाता है, सूची 1 और सूची 2 का हम लोगों को मिलान करना है साथियों। तो हम लोग मिलाते हैं इसमें विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है साथियों वो कहाँ से ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया जो ली गई है मित्रों वो ली गई है यहाँ से ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? ये ली गई है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद कर लेना कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दूसरा ऑप्शन। भारतीय संविधान और विदेशी संविधान ग्रहण किए गए। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? बहुत बढ़िया आंसर है इसका, 29 अगस्त 1947 को। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसकी पूरी डिटेल भी हम जान लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे और इसके सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सद्दाउल्ला, वी एल मित्र। अस्वस्थ होने के कारण त्यागपत्र दे दिया था और उनके स्थान पर एन माधवन राव को नियुक्त किया गया था। डीपी खेतान, उनकी मृत्यु वर्ष 1948 में हो गई और उनके स्थान पर टी कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। किसके स्थान पर किसको बनाया गया, किसकी मृत्यु के बाद किसको बनाया गया, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो किसको बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों। तो जो प्रारूप समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके सदस्य कौन कौन थे? इनमें से सदस्य नहीं है प्रारूप समिति के, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इन क्वेश्चनों पर ध्यान दे लीजिएगा। अब थोड़ी सी सूची 1 और सूची 2 के बारे में आ जाती है यहाँ पर जानकारी। तो मूल अधिकार जो है साथियों, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो समिति थी संविधान सभा समिति, तो मूल अधिकार समिति थी, उसके अध्यक्ष जो है इनमें किसको बनाया गया था साथियों? सरदार पटेल को बनाया गया था। कार्य संचालन समिति जो थी साथियों, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? के एम मुंशी को बनाया गया था। संघ शक्ति जो समिति थी, संविधान सभा समिति थी, उसके अध्यक्ष यहाँ पर किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता। ये बहुत तगड़ी बात है भैया, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ये ध्यान देना भी जरूरी है क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो समस्या हमें ही है। तो इन्होंने कहा फिर आवश्यकता
देखो, वो आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, जिनके लिए क्या है, राष्ट्र हित ही क्या है साथियों, सर्वोपरि है। तो ये ऐसा करने वाले या कहने वाले कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। यह कथन किसका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन था। इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी देख लो, बहुत बड़ी रामायण थी जो आपको ध्यान होनी चाहिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। भारत सरकार द्वारा पहली बार वर्ष 2015 से डॉक्टर भीमराव के इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अतः वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से मनाया जाता है साथियों, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के सलाम दिया गया। भीमराव अंबेडकर को बहुत अच्छे से संवारा गया है, उनकी ही मेहरबानी है सब कुछ। चलिए, भारतीय निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। संविधान सभा की समितियां हैं और इनके अध्यक्ष हैं, गलत युग्म का चयन करना है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के तो भीमराव अंबेडकर के थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, याद रखना इस बात को। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के 6 अन्य सदस्य भी थे जो मैंने पहले बता दिए थे आपको, याद कर लेना उन चीजों को। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे था, अध्यक्षात्मक प्रणाली से, गणतंत्रवाद से या संसदीय प्रणाली से, संसदीय प्रणाली से रहा है। आगे बात करें इसी क्रम में, चलिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, यह अंगीकृत किया किसने किया, संविधान सभा के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बनता है ऐसा क्वेश्चन। प्रजातांत्रिक पद्धति है, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, प्रजातांत्रिक यहां पर पद्धति, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य भी, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसी क्रम में, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसमें होनी चाहिए। तो यहां पर जो है साथियों, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये हमारा संविधान नहीं देता है। तो ये वाला ऑप्शन विशेषता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े इसी क्रम में। चलिए, संविधान देखो यहां पर, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, ये वाला प्रश्न है। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब आयोजित की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई तथा इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों, अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से, अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, तो साथियों याद करना, संविधान के प्रस्तावना को अंतरात्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की थी, याद हो जाएगा, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। आगे बात करते हैं, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे, तो साथियों हुए थे
24 जनवरी 1950 को, याद कर लेना ये डेट। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। तो याद करना, व्याख्या दी हुई है, व्याख्या भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण कर लिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिसके भी लिए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति तो है, मूल अधिकार कर्तव्य भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, प्रत्येक नागरिक को रोज। ये देखो 2 बार क्वेश्चन आ गया है ना, तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। भारतीय संविधान प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत नागरिक के कर्तव्य, अधिकार, सुरक्षा प्रदान की जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना संविधान के तहत की गई है। संविधान प्रत्येक नागरिकों को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी प्रदान नहीं करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। तो हमने इस टॉपिक को शॉर्ट में पढ़ा और उस टॉपिक से संबंधित हम लोगों ने प्रश्न भी किए हैं। तो प्रश्न हमने बहुत अच्छे प्रश्न कर लिए हैं। और साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको साथ साथ में उसके क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा। तो मुझे जहां तक आशा है साथियों, आप लोगों को ये मेरी मुहिम आप लोगों को पसंद आएगी। सर, टॉपिक के साथ अगर क्वेश्चन होते हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो कुछ टॉपिक हमने थोड़ा बहुत ही टॉपिक को पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन हमने सारे पढ़े हैं साथियों। तो मित्रों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। मित्रों, मैंने आपसे कहा है कि एक जो है आपके पास एक वीडियो जो है इससे संबंधित आएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पहले प्रश्न पत्र से संबंधित होगा, और एक वीडियो आपका हिंदी के सेकंड पेपर से संबंधित होगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और विश्वास बनाए रखने के लिए सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह प्यार और मोहब्बत बनाते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, और हिंदी के नोट्स मंगवाने तो जरूर कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं। टेस्ट सीरीज लेने में कोई परेशानी आए तो सीधा कॉल कर सकते हो। तो मित्रों, इस वीडियो में सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो मित्रों, अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, रोज एक वीडियो आएगा 100%। अब थोड़ा सा मैं फ्री हो चुका हूँ, थोड़ी सी तकलीफें थी, कुछ दुख दर्द थे, वो अब यहाँ बताने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझते हो ये मनुष्य को हो सकता है कुछ भी। तो मित्रों, फिर आप लोगों का प्यार आगे बना रहे। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।